हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RK ITI में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हमारा BSP SCL के लिए, MP लाइनमैन के लिए या ALP CBT2 के लिए या अदर इलेक्ट्रीशियन का जहां भी क्वेश्चन पूछता है, उन सभी के लिए जो है दोस्तों मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आज जो प्रैक्टिस सेट होगा वह 7 नंबर का प्रैक्टिस सेशन होने वाला है। इससे पहले हम 6 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो सेक्शन में जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और दोस्तों, यह सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के बिल्कुल रियल क्वेश्चन है। जो आपका प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, इन सभी एग्ज़ाम में यह पूछे जा चुके हैं। तो आगे भी आने के बहुत ही चांस बन सकते हैं इन सभी क्वेश्चन का, या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बिना वीडियो को स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड कर दीजिएगा। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन इसमें पहला है, 4 पोल 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर 1455 आरपीएम की गति से चलती है। इस स्थिति में घूर्णित में प्रेरित ईएमएफ की आवृत्ति कितनी होगी। ईएमएफ की आवृत्ति यानी दोस्तों एफआर का मान पूछ रहा है। ओके, ईएमएफ की आवृत्ति कितनी होगी, एफआर का मान पूछ रहा है। तो पहले क्या करेंगे, जो जो दिया है उसको पहले लिख लेंगे। देखिए, यहाँ पी का मान दे दिया है 4 पोल, ठीक है। और एफ का मान दिया है सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। देन उसके बाद दोस्तों एनआर का मान दिया है। एनआर का मान यही समझना है। इंडक्शन मोटर 1455 आरपीएम की गति से चलती है, चल रही है, यानी 1455 आरपीएम है, तो एनआर का मान है। ठीक है, एनआर का मान 1455 आरपीएम है। तो दोस्तों पहले सिंक्रोनस स्पीड हम निकाल लेंगे। सिंक्रोनस स्पीड के लिए फार्मूला NS बराबर 120 F बटा P होता है। तो यहाँ से NS बराबर 120 इंटू 50 हो जाएगा बटा 4 हो जाएगा, 4 3 12 कट जाएगा। NS का मान 1500 आरपीएम आ जाएगा। NS का मान 1500 आरपीएम आ गया। ठीक है, अब देखिए एनआर का मान 1450 आरपीएम है और एनएस का मान 1500 आरपीएम आ गया। अब दोस्तों प्रतिशत स्लिप बराबर होता है एनएस माइनस एनआर बटा एनएस इंटू 100। ये होता है आपका प्रतिशत स्लिप का मान, क्योंकि स्लिप का मान निकालना है हमें। तो प्रतिशत स्लिप बराबर एनएस का मान अभी निकाले हैं 1500 आरपीएम, एनआर का मान दिया है 1455 आरपीएम बटा के एनएस 1500 हो जाएगा, गुड़े ये आपका 100 हो जाएगा। जब दोस्तों 1500 में 1455 को निकाल देंगे, घटाएंगे, तो 45 बचेगा बटा के 1500 इंटू 100 हो जाएगा। या फिर ये आपका 2 शून्य से 2 शून्य, 15 तिया 45, तो 3% स्लिप आ जाएगा एस का मान। या दोस्तों एस का मान 0.03 भी लिख सकते हैं। तो अब एक फार्मूला हम जानते हैं, इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अगर आप नहीं जानते हैं इस फार्मूले को और ऐसे टाइप को। आगे है, जो एफ आर का मान होता है, जो रोटर फ्रीक्वेंसी होती है, एस इंटू एफ के बराबर होती है। ये भी फार्मूला इम्पोर्टेंट है 3 फेज इंडक्शन मोटर में। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ज़रूर आप याद रखेंगे। जहाँ आपका एफ आर रोटर फ्रीक्वेंसी है, एस स्लीप है और एफ है सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एफ आर का मान ही पूछ रहा है, आवृत्ति का मान पूछ रहा है, ईएमएफ आवृत्ति का। तो एफ आर बराबर एस एस स्लिप का मान अभी निकाले हैं 0.03 इंटू एफ, एफ का मान 50 है। तो जब गुणा करेंगे दोस्तों तो फाइनली हमारे पास 1.5 हर्ट्ज आ जाएगा, यानी जो एफ आर का मान आया तो 1.5 हर्ट्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन में आपका सी दिया है, तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, हस्तचलित यानी हाथ से चलाया गया घूर्णन प्रतिरोध स्टार्टर वाले स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में द्विध्रुवी अंतरपार्सन यानी इंटरलॉकिंग किस तरह से जुड़ता है। यानी दोस्तों, हाउ इज द डीपोलराइजेशन इन्वॉल्व्ड इन ए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर विथ ए मैनुअल रोटेटिंग रजिस्टेंस स्टार्टर। ऑप्शन पहला दिया है कॉन्टेक्टर टाइप स्टार्टर के इंच ब्रश के समान। दूसरा, स्टार्ट बटन के सीरीज में। तीसरा, स्टार्ट बटन के समांतर में। ऑप्शन चौथा है लिमिट स्विच के समान। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी इन सीरीज विथ स्टार्ट बटन, यानी स्टार्ट बटन के सीरीज में इंटरलॉकिंग जुड़ा होता है। ओके, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो यह है आपका स्टार्टर होता है, ठीक है, यह स्टार्टर होता है, तो इसमें 3 रजिस्टेंस होते हैं, याद रखेंगे, इसमें जो है 3 रजिस्टेंस होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर सीधे स्विचिंग स्टार्ट किए जाने पर मेन से 100 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट खींचता है। यदि स्टार्टिंग के लिए 60% टैपिंग वाला एक ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है, प्रयुक्त किया जाता है, तो मेंस से लिया गया इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट पूछा है। ओके, तो दोस्तों, ऑटो ट्रांसफार्मर द्वारा ली गई धारा बराबर कितना होता है, K² इंटू डायरेक्ट ऑनलाइन द्वारा ली गई धारा। तो ए फार्मूला होता है ऑटो ट्रांसफार्मर द्वारा ली गई धारा। तो अब देखिए, के का मान यहाँ दिया है 60%। जब 60% को हम क्या लिख सकते हैं, 60/% हटाएंगे 100 लिखेंगे, तो 0.6 लिख देंगे। ओके, तो मान रख देते हैं K² इंटू डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर द्वारा ली गई धारा। तो के का मान 0.6 का स्क्वायर कर देंगे इंटू डायरेक्ट ऑनलाइन द्वारा ली गई धारा कितनी है, 100 एम्पियर है। तो इसका जब गुणा करेंगे तो 0.36 हो जाएगा, इंटू 100 आ जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा, या फिर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 एम्पियर आ जाएगा। यानी आपका फाइनली जो ऑटो ट्रांसफार्मर द्वारा जो ली गई धारा है वो कितना हो जाएगा, 36 एम्पियर आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक अल्टरनेटर में यदि वाइंडिंग को 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल द्वारा शॉर्ट पिच किया जाता है तो पिच फैक्टर होगा। ठीक है, तो दोस्तों, जो वैद्युत कोण इसमें दिया है 90 डिग्री दिया है, तो पिच फैक्टर जो Kp बराबर होता है, पिच फैक्टर को Kp से डिनोट करते हैं। तो Kp बराबर कॉस थीटा कॉस एल्फा या फिर थीटा/2 होता है। ओके, तो यहाँ एल्फा का मान 90 डिग्री है, तो या फिर इसे क्या लिख सकते हैं, कॉस 90/2, या दोस्तों कॉस 90/2 को 45 डिग्री लिख सकते हैं। तो 45 डिग्री, अब देखिए 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2, या फिर इसे जब सॉल्व करेंगे तो 0.707 आ जाएगा। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आप Kp बराबर कॉस एल्फा/2 इसको आप याद रखेंगे। तो यहाँ 90 डिग्री दिया है, एल्फा का मान 90 डिग्री दिया है, तो कट जाएगा 45 आ जाएगा। तो कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, 1/√2 का वैल्यू क्या होता है, 0.707। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 0.707। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शेपर मशीन का स्पेसिफिकेशन किया जाता है।
द स्पेसिफिकेशन ऑफ शेपर मशीन इज। शेपर मशीन का स्पेसिफिकेशन कैसे किया जाता है? ऑप्शन पहला दिया है अग्रिम व पश्च स्ट्रोक के अनुपात से, दूसरा टेबल के नाम से, तीसरा स्ट्रोक की लंबाई के आधार पर, चौथा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो आपका शेपर मशीन का स्पेसिफिकेशन स्ट्रोक की लंबाई के आधार पर किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। शेपर मशीन के स्ट्रोक की लंबाई के आधार पर विशिष्ट किया जाता है। दोस्तों जो शेपर मशीन होती है, शेपर मशीन एक यांत्रिक मशीन होती है, यानी एक मैकेनिकल मशीन होती है। ठीक है, याद रखेंगे। तो इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आउटपुट वोल्टेज में सबसे बड़ी गिरावट एक अल्टरनेटर से किस लोड पर पूरा भार लेने के परिणाम स्वरूप होता है? यूएफ लोड पर, एफएलईएफ यानी एलपीएफ इंडक्टिव लोड पर, मध्यम पीएफ कैपेसिटी लोड पर, या उच्च पीएफ कैपेसिटी लोड पर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है आउटपुट वोल्टेज में सबसे बड़ी जो गिरावट होती है एक अल्टरनेटर से किस लोड पर पूरा भार लेने में परिणाम स्वरूप होता है? तो इस पर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो एलपीएफ इंडक्टिव लोड होता है तो उस पर आउटपुट वोल्टेज सबसे बड़ी गिरावट होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओके, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर एक AC/DC कन्वर्टर में डीसी वोल्टेज की गुणवत्ता देता है? पावर फैक्टर देता है, रेक्टिफायर इफिशियंसी देता है, टोटल हार्मोनिक्स डिस्टॉर्शन देता है, या क्रेस्ट फैक्टर शिखर गुणांक देता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। जो AC/DC में कन्वर्टर में डीसी वोल्टेज की गुणवत्ता देता है, कौन देता है? तो रेक्टिफायर इफिशियंसी देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। रेक्टिफायर के बारे में हम जानते ही हैं। रेक्टिफायर क्या काम करता है कि AC करंट को DC करंट में चेंज करता है। ठीक है, और जो इन्वर्टर होता है वह DC करंट को AC में चेंज करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आर्मेचर के प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग के सामने वाले पिच और पीछे के पिच के बीच का संबंध डैश द्वारा निरूपित किया जाता है? तो आर्मेचर के प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग में के सामने वाले पिच और पीछे के पिच के बीच का संबंध जो होता है क्या होता है? धनात्मक संकेत होता है, अनंत मान होता है, शून्य होता है, या ऋणात्मक संकेत होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी धनात्मक संपर्क होता है। जो लैप वाइंडिंग में जो आपका प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग जो होती है तो उसमें +1 होता है, और जो रिट्रोगेटिव वाइंडिंग होती है उसमें -1 होता है। ओके, तो इस पर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी स्टेपर मोटर में यदि स्टेप कोण 45 डिग्री है, ठीक है, तो इसका विभेदन रिजोल्यूशन डैश स्टेप प्राप्त चक्कर होगा। कितना होगा? 6 होगा, 8 होगा, 4 होगा, 10 होगा। तो देखिए क्या होता है RSS जो फार्मूला होता है 360 डिग्री बटे एल्फा होता है, जहाँ एल्फा स्टेप कोण होता है। ठीक है, स्टेप्ड कोण होता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एल्फा का मान जो 45 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो स्टेप्ड कोण निकालने के लिए स्टेप्ड एंगल जो है 45 दिया है। तो अब क्या हो जाएगा स्टेप प्रति चक्कर RSS बराबर 360 बटे 45, या फिर से जब काटेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 डिग्री। ओके, 8 आ जाएगा ओनली। तो RSS का मान जो होता है होगा 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है
और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। जब एक प्रत्यावर्तक से भार हटा लिया जाता है तो इसकी अंतिम वोल्टेज पूर्ण वोल्टेज का 480 वोल्टेज से कोई भी भार न होने पे 660 वोल्ट तक बढ़ जाती है। वोल्टेज नियमन क्या होगा? यानी दोस्तों वोल्टेज रेगुलेशन पूछ रहा है। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन पूछ रहा है। तो देखिए फार्मूला होता है वोल्टेज रेगुलेशन बराबर E0 माइनस V बटा V। ठीक है, यानी कहा जाए तो नो लोड माइनस फुल लोड बटा के फुल लोड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नो लोड दिया है, नो लोड कितना दिया है? कोई भी भार न होने पे 660 वोल्ट दिया है। ओके, तो वोल्टेज रेगुलेशन बराबर 660 वोल्ट माइनस फुल लोड कितना है? पूर्ण भार पर कितना चल रही है? 480 वोल्ट पे चल रही है बटा के फुल लोड यानी 480 हो जाएगा। ऊपर दोस्तों जब घट जाएगा तो 180 आ जाएगा और नीचे आपका 480 रहेगा ही है। और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देंगे, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो जाएगा। तो अब जब इसको गुणा भाग करेंगे तो वोल्टेज रेगुलेशन बराबर आ जाएगा 37.5% आ जाएगा। ओके, तो वोल्टेज रेगुलेशन बराबर 37.5%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक फ्यूज्ड बल्ब के आर पार निरंतर बनाए रखने के लिए लैंपों में लड़ी में प्रत्येक बल्ब सुरक्षा के बतौर एक युक्ति लगाना आम बात है। इस युक्ति का नाम क्या है? यानी कोई एक फ्यूज बल्ब के आर पार निरंतर रखने के लिए कोई भी मतलब जब हम सीरीज में कोई बल्ब जोड़ते हैं तो इसको कंटिन्यू रखने के लिए अगर कोई बल्ब फ्यूज हो जाता है तो देन उसके बाद तो नहीं जलेगा, लड़ी में जब रहेगा सीरीज में। तो इसको कंटिन्यू रखने के लिए आमतौर पर किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, यही पूछ रहा है। उस युक्ति का क्या नाम है? ऑप्शन पहला है एनटीसी। एनटीसी का मतलब एनटीसी, एनटीसी का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। आईटीसी, ठीक है। तीसरा वोल्टेज निर्भर प्रतिरोध। चौथा है फैलेसर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसमें हम क्या लगाते हैं? तो एनटीसी लगाते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट को लगाते हैं। ओके, और ये एनटीसी जो होता है यह अर्धचालकों से बना ताप संवेदी एलिमेंट होता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इकोनोमाइजर का प्रयोग डैश की दक्षता बढ़ाने हेतु किया जाता है। तो दोस्तों जो इकोनोमाइजर होता है वह किसकी दक्षता बढ़ाने के लिए किया जाता है? याद रखेंगे, इकोनोमाइजर बॉयलर की दक्षता बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इस बस का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जो बॉयलर होता है, बॉयलर की दक्षता बढ़ाने के लिए इकोनोमाइजर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई वाले लाइट फैन सब सर्किट के लिए न्यूनतम एल्युमिनियम कंडक्टर का आकार क्या होना चाहिए? 250 वोल्ट ग्रेड 1/1.8 या 230 वोल्ट ग्रेड 1/1.4 mm या 250 वोल्ट ग्रेड 1/1.4 mm या फिर 250 वोल्ट ग्रेड 1/2.24 mm। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों जो एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम कंडक्टर का आकार क्या होता है लाइट और फैन के लिए? तो लाइट और फैन के लिए 250 वोल्ट होता है और
1/1.4 ग्रेड होता है। 1.4 mm का इसमें वायर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूपीएस प्रणाली में आपात उपयोगी बैटरियां डैश होती हैं। क्षारीय होती है, निकिल कैडमियम होती है, लिथियम आयन होती है, निकेल धातु, हाइड्रॉक्साइड होती है। तो दोस्तों जो यूपीएस होता है, तो यूपीएस में जो आपात इमरजेंसी के लिए उपयोग बैटरियां होती हैं वह निकिल कैडमियम की होती है। किसकी होती है? निकिल कैडमियम की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, जो यूपीएस में आपातकालीन इमरजेंसी बैटरियां लगी होती हैं वह निकिल कैडमियम की होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों यूपीएस का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कई एग्जाम में, तो याद रखेंगे जो यूपीएस होता है इसका फुल फॉर्म जो होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, इसका जो आपका फुल फॉर्म होता है यूपीएस का इंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है। ओके, तो इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक 2.0 टन एयर टन कंडीशनर के लिए निम्न में से कौन सा तार साइज उपयुक्त होता है। यानी दोस्तों 2 टन का कोई आपका एसी है, उसके लिए किस प्रकार का साइज का हम वायर चयन करेंगे। 1.5 mm स्क्वायर का, 1 mm स्क्वायर का, 2 mm स्क्वायर का, 4 mm स्क्वायर का। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 4 mm स्क्वायर का हम इसके लिए साइज का 2 टन एसी के लिए आपका 4 mm स्क्वायर वायर की साइज रखेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, ईंधन सेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। पहला है ऊर्जा के किसी बाहरी स्रोत की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, वे सक्षम है, उनके स्थान पर कोई प्रतिबंध नहीं है। चौथा है वे उच्च प्रदूषण का कारण बनते हैं और उनका ऑपरेशन शोर भरा होता है। यानी ईंधन सेल के संबंध में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू फ्यूल सेल। जो ईंधन सेल होता है उसके संबंध में कौन सा सत्य नहीं है, इसमें इन चारों में ढूंढना है कौन सत्य नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यह सत्य नहीं बोल रहा है। बाकी ये तीनों सत्य है ईंधन सेल के संबंध में। और ए वे उच्च प्रदूषण का कारण बनते हैं, इसका ऑपरेशन शोर भरा होता है, ये सत्य नहीं है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, एक सीरो पॉलीलाइन प्रणाली में ईरर की घटना का प्रतिशत क्या होता है। यानी दोस्तों जो ओवरहेड लाइन होती है उसमें परसेंटेज ईरर कितना होता है। 15 से 20%, 6 से 8%, 30 से 40%, 1 से 3%। तो देखिए प्रायः जो सिरों पड़ी लाइन होती है उसमें ईरर की जो घटना होती है, त्रुटि की जो घटना होती है वह 30 से 40% होती है। ठीक है, तो इस पर का राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 30 से 40%। ठीक है दोस्तों, और वहीं पूछ ले अगर भूमिगत केबल में कितना प्रतिशत ईरर होता है, तो 10%। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, परिवर्तनीय आवृत्ति ड्राइव VFD का आउटपुट वेवफॉर्म क्या होता है। यानी VFD वेरिएबल आपका फ्रीक्वेंसी ड्राइव का आउटपुट वेवफॉर्म कैसा होता है। कैसा होता है, चॉप्ड साइन वेव होता है, प्योर साइन वेव होता है, स्क्वायर वेव होता है, या पल्स विथ मॉड्यूलेटेड साइन वेव होता है। तो देखिए
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी VFD का जो आउटपुट वेवफॉर्म होता है दोस्त, वह पल्स विथ मॉड्यूलेटेड साइन वेव होता है, याद रखेंगे। इस बस का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, DC 2 वायर व 3 वायर ट्रांसमिशन सिस्टम में ट्रांसमिट की गति पावर की मात्रा पर ट्रांसमिट की दूरी समान है, तो कॉपर के 3 तार ट्रांसमिशन सिस्टम की ज़रूरत है। तो इससे पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है। 2 तार का ज़रूरत होता है, 2 तार सिस्टम की 31% का ज़रूरत होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यानी जो 3% है तो उसके लिए 2 तार सिस्टम की 31% का ज़रूरत होता है। तो इस बस का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 फेज 4 वायर और 3 वायर DC सिस्टम के मामले में ओवरहेड सिस्टम में विद्युत प्रेस के लिए जरूरी कॉपर की मात्रा को डैश अनुपात में दिखाया जाता है। तो देखिए 3 फेज 4 वायर में 3 वायर DC सिस्टम के मामले में जो ओवर से सिस्टम होता है उसमें जो विद्युत प्रेषक के लिए जरूरी कॉपर की मात्रा कितना दिखाया जाता है, तो 1.867/cos²5 यही दिखाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 50 वाट का एक दीपक 1500 ल्यूमेन का ज्योति फ्लक्स देता है, इसकी दक्षता कितनी होती है। तो दोस्तों दक्षता लिखाने के लिए कुछ नहीं, इफिशियंसी बराबर ज्योति फ्लक्स हो जाएगा बटा के पावर हो जाएगा। तो ज्योति फ्लक्स कितना है, 1500 ल्यूमेन है, बटे पावर कट जाएगा, 30 आ जाएगा, 30 ल्यूमेन पर वाट आ जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 30 ल्यूमेन पर वाट। अगला प्रश्न है, किसी उद्योगशाला को मुख्यतः 3 फेज लोड तथा सीमित प्रकाश लोड के लिए प्रयुक्त केबल डैश प्रकार का होना चाहिए। किसी उद्योगशाला के मुख्यतः 3 फेज लोड तथा सीमित प्रकाश लोड के लिए प्रयुक्त केबल कैसा होना चाहिए, 4 कोर का, 2 कोर का, 3 कोर का, 3.5 कोर का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ जो 3.5 कोर है इसका मतलब क्या होता है कि 3 तो मोटा कोर होगा, ठीक है। 3 जो मोटा कोर होता है ये RYB होता है फेज का, लेकिन जो आधा जो होता है यह न्यूट्रल का होता है, न्यूट्रल का फेज से आधा होता है, इसीलिए इसको 3.5 कोर का केबल बोला जाता है। तो कोई भी उद्योगशाला है या फिर सीमित जो प्रकाश व्यवस्था है उसके लिए 3.5 कोर का केबल प्रयोग करते हैं, या 3 वायर 4 वायर का प्रयोग करते हैं। डोमेस्टिक में हम देखते हैं कि 3 तार या फिर 4 तार गया रहता है। जो ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट होता है तो उसमें भी 4 खुटी लगी रहती है, ठीक है। तो 4 खुटी क्या क्या होती है, RYB और एक यन होता है, न्यूट्रल होता है। 3 तो फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है, वही होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है दोस्तों, और आज का लास्ट प्रश्न होगा, AC रिले के चैटरिंग दोष को डैश प्रयोग करके दूर किया जा सकता है। यू आकृति की कोड से, लैमिनेटेड कोड से, चल एवं अचल चुंबकीय भागों की मैचिंग से, शेडिंग कुंडली से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी शेडिंग कॉइल का प्रयोग करके जो AC रिले की चैटरिंग दोष है उसको हम दूर कर सकते हैं। ओके, तो यह शेडिंग कॉइल जो होता है यह हम तांबे का बना सकते हैं या फिर एल्युमिनियम का भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये रहा हमारा आज का सेशन, प्रैक्टिस सेशन। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों यह सीरीज
डेली हमारी चलती रहेगी। कोई वैसा प्रॉब्लम हो जाएगा तभी ये नहीं चल पाएगी, लेकिन डेली के बेसिस पे डेली आपको शाम 7 बजे, ठीक है, डेली इवनिंग में 7 आपका पीएम पे आप लोग जुड़ जाइए। डेली हमारा यह सेशन चलता रहता है। ओके, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यार। इधर उधर वीडियो से देखने से अच्छा है कोई टेक्निकल अच्छा हम कंटेंट पढ़ें। ओके, तो उस पर आप फोकस करिए, ध्यान दीजिए। अगर आप आईटीआई कर रहे हैं या आईटीआई कर चुके हैं या आप आईटीआई प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, कोई भी मोड में है दोस्तों, तो आपको तो तैयारी करना ही है। अगर तैयारी करना है तो मन से करिए, क्योंकि आजकल जो तैयारी नाम मात्र नहीं रह गया है। अच्छा से अगर कंपटीशन को फाइट करना है तो उसके लिए ज़्यादा फोकस करना होगा, ज़्यादा आपको पढ़ना होगा। डेली बेसिस में 10 से 12 घंटा आपको समय देना ही होगा, ठीक है, तभी कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम आपका क्लियर हो सकता है। बहुत सारे ऑनलाइन का ज़माना हो गया है, तो बच्चे हर भारत के कोने कोने से पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेशन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।